वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जो टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, उसका नाम है वस्तुएं करने व सीखने के लिए, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो कि एनसीईआरटी ईवीएस का एक टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम सीटेट पेपर 1 जो भी ईवीएस से रिलेटेड है उसका ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट सिलेबस का लास्ट टॉपिक आप कह सकते हैं, लास्ट चैप्टर कह सकते हैं इसको, वो है। मतलब इसको अगर आपने आज कंप्लीट कर लिया तो आपका ईवीएस वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले की 8 वीडियोस जो है उसको प्लेलिस्ट बना करके प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो चैनल के ऊपर आने के बाद। तो उनको जा करके देखना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक शेयर आप कर देंगे भाई, बिल्कुल नहीं किया तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है वस्तुएं करने व सीखने के लिए, जो कि हमारा आज का लास्ट, मतलब आज का क्या, ईवीएस का लास्ट चैप्टर है। तो ये रहा हमारा चैप्टर वस्तुएं करने और सीखने के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। देखिए प्रत्येक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप पहली बात तो ये कि पॉइंट को देख करके ये मत समझिएगा कि ये यूजलेस है। यूजलेस इसमें एक भी चीज़ नहीं है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट में एक सवाल मिलेगा आपको और उनको आपको ध्यान भी रखना है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचा चिंचालकर। ठीक है, विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर, ये कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर के। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने सूखे पत्तों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। एक नंबर का सवाल है ये कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे, तो इंदौर मध्य प्रदेश के। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने सूखे पत्तों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे जो है चित्र बनाए हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ब्रेन लिपि, लुई ब्रेल ने विकसित की थी। ये नाम आपको ध्यान रखना है हमेशा। ब्रेन लिपि जो है वो लुई ब्रेल ने विकसित की थी। ये फ्रांस देश के रहने वाले थे। यह लिपि अंधे लोगों को पढ़ने का खास तरीका, अंधे लोगों के पढ़ने का एक खास तरीका बनाता है, या उनको जो है पढ़ने में सक्षम बनाता है। इसमें मोटे कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर नुकीली औजारों से कुछ बिंदु बना करके लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर क्या लिखा है यह जानने के लिए ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ाई की जाती है। इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं। इन बिंदुओं के उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ाई की जाती है, यानी सेंसस के द्वारा जो है पढ़ाई की जाती है। यह लिपि 6 बिंदुओं के आधार पर बनाई जाती है। ये पूछा जाता है कि जो ब्रेल लिपि है उसका बेस क्या है, कितने पॉइंट्स जो है उसमें बेस होते हैं या मेन होते हैं, तो 6 बिंदुओं का जो है इसका आधार होता है। ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। कितनी बेहतरीन चीज़ है ये, है ना। कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ा और लिखा जा सकता है, ये कितनी अच्छी चीज़ है भाई। थर्ड पॉइंट है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी जो पालते हैं उनकी बात हो रही है इसमें, कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो है वो होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। मधुमक्खी पालन का सबसे बेहतरीन जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, क्योंकि इन्हीं महीनों में मधुमक्खियां अंडे देती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी पाई जाती है। यह रानी मक्खी ही अंडे देती है, सभी मक्खियां अंडे नहीं देती, केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। इसके अलावा छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी पाई जाती हैं। नर मतलब पाई जाती, क्या पाए जाते हैं ऐसा होना चाहिए ना भाई, मेल हैं वो सारे के सारे। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी पाई जाती हैं। ये मक्खियां पूरा दिन काम करती हैं। जब किसी मक्खी को रस का पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, तो दूसरी मक्खियों को भी सूचना देने के लिए वे एक प्रकार का नाच करने लगती है। इससे दूसरी मक्खियों को भी रस का पता चल जाता है कि भाई इस फूल के अंदर रस है, और वो उसको लेने के लिए चली जाती है। वे इसी रस का प्रयोग करके शहद बनाती है। इसके अलावा ये मक्खियाँ छत्ता बनाने और बच्चों को पालने का भी काम करती है। यदि शहद ना हो तो छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी मर जाएंगी। नर मक्खी छत्ते के लिए इतना काम नहीं करती। नर यानी कि जो मेल होते हैं वो इतना ज़्यादा काम नहीं करते जितना कि रानी मक्खी करती है। ठीक है, मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए, मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता होती है। तो ये जो पॉइंट है आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रत्येक पॉइंट में कई ना कई सवाल मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो इनका आपको ध्यान रखना है। गांधी धाम, पांचवा पॉइंट में क्या है, गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड, ये जगह गुजरात में स्थित है। गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड, ये तीनों की तीनों जगह जो है वो गुजरात में ही सिचुएटेड है।
कोझिकोड जो है वो केरल में है, उडुपी जो है कर्नाटक में है, कोट्टायम जो है केरल में है। ठीक है, ये भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ भाषा है यहाँ पर और कहाँ पर बोली जाती है उन राज्यों के नाम है। तो कुडुक झारखंड में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में, मराठी महाराष्ट्र में और मलयालम केरल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ना आप इंडिया का मैप भी देख लीजिएगा कि कौन से राज्य किस तरफ आते हैं, और दूसरा स्टेट और कैपिटल भी आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका ईवीएस वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। तो हो गया 9th पॉइंट तक हमने देख लिया। अब चलिए 10th पॉइंट की ओर चलते हैं। 10th पॉइंट है एक आरक्षित रेल टिकट। जब हम रिजर्वेशन बुक करते हैं ट्रेन का, तो कह रहे उसमें हमें ट्रेन का नंबर दिखता है ना, सफ़र शुरू होने का तारीख दिखता है कि किस दिन हम सफ़र को शुरू करेंगे, हमारा बर्थ नंबर कौन सा है, डब्बे का नंबर कौन सा है, किराया कितना है, कितनी दूरी हम जो है तय करने वाले हैं, हमारी लिंग यानी कि जेंडर का पता चलता है, एज का पता चलता है, नाम का पता चलता है, रेल के चलने का समय पता चलता है, चलने वाला स्टेशन का नाम होता है कि भाई वो कहाँ से शुरू होगा और किस स्टेशन पर हमें पहुंचना है उसका नाम भी लिखा होता है। तो एक रेलवे टिकट के ऊपर इतनी सारी चीज़ें लिखी होती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, तो ट्रेन का नंबर होगा, सफ़र शुरू होने की तारीख होगी, बर्थ नंबर होगा, सीट नंबर होगा, किराया लिखा होगा, दूरी लिखी होगी, जेंडर लिखा होगा, एज लिखा होगा, नाम लिखा होगा, रेल चलने का समय होगा कि भैया रेल कब जो है डिपार्ट होगी, कहाँ तक पहुंचेगी, मतलब हमें कहाँ तक जाना है उस स्टेशन का नाम भी होगा। ठीक है, ये तमाम जानकारियां जो हैं ये रेलवे आरक्षित टिकट के ऊपर देखने को मिलती है। 11वां पॉइंट है उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पाई जाती है जहां चारों तरफ फूल ही फूल हैं, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। सवाल ये पूछा जाएगा कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, 12th पॉइंट देखिए, 12th पॉइंट कौन सा है, मधुबनी। मधुबनी की बात हो रही है इसमें। मधुबनी बिहार की एक बहुत पुरानी चित्रकला है। मधुबनी जो है बिहार की एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। बिहार के मधुबनी जिले में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर इस घोल से त्योहारों और खुशी के मौकों पर दीवारों और आंगन में इन चित्रों की चित्रकारी जो है की जाती है। मधुबनी बिहार का एक जिला भी है और ये बिहार की बहुत पुरानी चित्रकला भी है, इसका आपको ध्यान रखना है। इनमें प्रयोग होने वाले रंग विशेष प्रकार के होते हैं। इन रंगों को नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग के द्वारा बनाया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां तथा अन्य कई जीव जंतुओं की चित्रकारी भी की जाती है। इस जिले के नाम पर ही इस चित्रकला का नाम मधुबनी पड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर है भाई ये, तो बिहार में है। 13वां पॉइंट है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। कन्नौज कहां पर है भाई, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला खास करके इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र बोले तो परफ्यूम, तो परफ्यूम के लिए फेमस है। परंतु इसके अलावा यहाँ गुलाब जल और केवड़ा भी बनाया जाता है। इन सबको बनाने के लिए फूलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। किसकी बात की हमने, उत्तर प्रदेश की। 14 पॉइंट है गाजी खान। यह जगह पहले भारत में स्थित थी, परंतु भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये जो जगह है वो पाकिस्तान में चली गई, यानी कि प्रेजेंट टाइम में गाजी खान कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। 15 पॉइंट है यदि हम लकड़ी के फट्टों से छत या दीवारें बनाते हैं तो उन्हें दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम और कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। कितनी अच्छी चीज़ बताई गई है कि अगर आपको जो है अपनी छत और दीवार लकड़ी की बनानी है तो आप नीम और कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल करें, उसमें कभी भी दीमक नहीं लगती। ठीक है, 16 पॉइंट है कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक के वेलवनिका गांव में खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खुंटी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्याज को पौधों से अलग करने के लिए इगले, है ना, इगले नामक औजार का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ खेत में बैल जिस यंत्र को खींचते हैं उसे कुरीगे कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो बैल हैं जिस यंत्र को खींचते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को खींचते हैं उसको कुरीगे कहा जाता है। ये बात कर्नाटक के लिए है। ठीक है, बाकी आपके लिए भी है। 17 पॉइंट भी कर्नाटक से ही रिलेटेड है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में, होलगुंडी गांव कहां पर है, तो भाई कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक खास तरह की पंचायत होती है जिसे भीमा संघ कहा जाता है। यानी भीमा संघ बेसिकली क्या है, तो ये पंचायत है। ये किस राज्य से बिलोंग करती है, तो कर्नाटक राज्य से ये बिलोंग करती है। इसकी खास बात यह है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी होते हैं, तो ये फीचर भी आपको ध्यान रखना है। 18 पॉइंट है बिहू। बिहू जो है असम का प्रसिद्ध एक त्योहार है, ये आप सभी को पता है। यह त्योहार चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
माघ बिशु जो 14 और 15 जनवरी असम के कैलेंडर में 10वें महीने माघ की प्रथमा तथा द्वितीय तिथि होती है। ये जो असम का कैलेंडर होता है ना उसके अंदर, माँ की नॉर्मल कैलेंडर में ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में। ठीक है। बिहू से पहले दिन को, यानी बिहू के बाद जस्ट जो पहला दिन होगा ना उसको उरुका कहा जाता है। जैसे ये 14 और 15 के बाद जो 16 तारीख होती है इसको जस्ट उरुका कहा जाता है। कहाँ पर? असम में। ठीक है। बांस और घास से भेला घर बनाया जाता है। यह अस्थायी शेड छप्पर की तरह होता है। बोरा और चेवा असम की खास प्रकार की चावल की किस्में हैं। बोरा और चेवा ये बेसिकली चावल की किस्में हैं, चावल के टाइप्स हैं जो कि असम में उगाए जाते हैं। बोरा चावल से पीठा बनाया जाता है जो वहां की विशेष प्रकार का एक भोज है। ठीक है। चेवा चावल को पकाने के लिए जिस कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है उसे ताओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ताओ कहते हैं। और उसमें चावल पकाते समय उसे केले के पत्तों से ढका जाता है। ठीक है। औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। उनके वस्त्रों का रंग भी पीला होता है। ढोल बजाकर गीत गाकर सभी मस्ते में झूमते हैं, है ना, क्योंकि त्योहार का समय है भाई ये तो। सभी को केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। रात भर सभी भेला घर में ही रहते हैं। अगले दिन उठकर भेला घर और मेजी दोनों को जलाया जाता है। भात शुक्तो, है ना, भात शुक्तो चावल और रस वाली सब्जी को कहते हैं भात शुक्तो। लूची और छोला, छोला दाल। ठीक है। भात शुक्तो, लूची और छोला दाल ये असम के व्यंजन है। ये पूछा जाता है भाई बिल्कुल। भात शुक्तो कहाँ का व्यंजन है, लूची कहाँ का व्यंजन है, या छोला दाल कहाँ का व्यंजन है? तो ये असम के व्यंजन है। इतनी सारी चीजें सवाल हैं भाई, बहुत ही मतलब अगर आपने नहीं पढ़ी होगी ना ईवीएस को, या फर्स्ट टाइम आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, तो आपको सच में काफी ज्यादा सोचना पड़ जाएगा कि यार ये सब कुछ क्या है, लेकिन ये सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है। 19 पॉइंट है, जिन बच्चों को हमारे देश में भरपेट खाना नहीं मिलता, जिन बच्चों को हमारे देश में भरपेट खाना नहीं मिलता और जो खाली पेट ही स्कूल आ जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम जो है अपनाई गई थी, बनाई गई थी। ठीक है। इसी का उद्देश्य क्या है, यानी मिड डे मील का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ और गर्म खाना दिया जाना चाहिए। आपने मिड डे मील के बारे में पढ़ा होगा अपने बीएड की क्लासेस के अंदर, तो उसमें से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 20वां पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में 2 प्रकार की, यानी 2 तरह की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। पहली है पोचमपल्ली और दूसरी है कलमकारी। पोचमपल्ली, कलमकारी। पोचमपल्ली और कलमकारी ये साड़ियां हैं, 2 बेहद प्रसिद्ध साड़ियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। 21वां पॉइंट है आबू धाबी। अभी आबू धाबी कहाँ है पता है आपको? दुबई में है। तो आबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाके में ही पड़ते हैं। यहाँ रेत ही रेत पाई जाती है और वह भी अलग अलग रंगों में, जैसे सफेद, भूरा, कभी पीला, लाल या काला, अलग अलग प्रकार की रेतें मिलती हैं यहाँ पर। यहाँ रेत से बने पहाड़ भी मिलते हैं, इन्हें रेत के टीले कहते हैं। आबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। यहाँ की भाषा जो है वो अरबी है ना, और यहाँ पाए जाने वाले रुपए को दिरहम कहते हैं। ठीक है। इन रुपयों पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिलता है। यहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ के लोग खिड़कियां नहीं खोलते। कहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है? तो भाई रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी तो डेफिनेटली बहुत अधिक होगी, तो यहाँ के लोग खिड़कियों को नहीं खोलते क्योंकि भाई गर्मी काफी ज्यादा लगेगी। ठीक है। हर जगह एयर कंडीशनर लगे होते हैं ठंडा करने के लिए। गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ के लोग ढीले ढाले और सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और अपने आप को तेज धूप से बचाने के लिए पूरे शरीर को और सिर को ढककर रहते हैं। 22वां पॉइंट है वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर है। वहीदा प्रिज्म जो है लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। ये भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज पर डॉक्टर हैं। ठीक है। पूरी परेड की कमान संभालने वाली ये पहली महिला है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने देखने को आ जाएगी कि पहली महिला कौन सी है जो पूरी परेड की कमान संभालती है, तो उसका नाम है वहीदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर है भारतीय नौसेना की। 23वां पॉइंट है, उन्हीं से रिलेटेड है। जब नौसेना की परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने आवश्यक हैं। नौसेना की पूरी परेड में कितने निर्देश देने आवश्यक हैं? तो 36। ठीक है। इतनी जोर से निर्देश देने पड़ते हैं ताकि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोगों को भी सुनाई दे और जो मैदान में दूसरी तरफ बैठे हैं उन्हें भी सुनाई देना चाहिए, इतनी जोर से बोलना पड़ता है। ठीक है। 24वां पॉइंट है, उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क
जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। ये दो नेशनल पार्क के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिले। ये नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, एक उत्तराखंड में, एक राजस्थान में। ठीक है। 25वां पॉइंट है, सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कालबेलिया। ये लोग सांपों को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। 26वां पॉइंट है, नाग गुम्फन। नाग गुम्फन। नाग गुम्फन इस डिजाइन का प्रयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवारों की सजावट करने के लिए किया जाता है। 27 पॉइंट है, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल ये बीन पार्टी के बाजे हैं। ठीक है। बीन पार्टी में इस प्रकार के बाजों को बजाया जाता है। ढोल को छोड़कर बाकी के तीनों बाजों को बजाने के लिए सूखी लौकी का इस्तेमाल किया जाता है। आराम से बैठिए और सुनिए। कुछ आपको सॉल्व तो यहाँ करना है नहीं, केवल सुनना है। जितना आप सुनेंगे समझेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। 28 पॉइंट है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे ज्यादा चावल पैदा होते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ये देखना बिल्कुल, इसको जरूर ध्यान देना। ठीक है। 29 पॉइंट है हमारे सामने, हमें अपने घर की चीजों को घरेलू उपायों में भी 1-2 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब हम अपने घर की चीजों को घरेलू उपायों से 1-2 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। जैसे दूध को उबालकर खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे आपको दूध को बचाना है तो क्या किया जाएगा? दूध को उबाल करके रख लो, 1-2 दिन तक बच जाएगा वो। यदि पके हुए चावल बच जाए तो उन्हें फेंके नहीं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दे, मतलब ठंडा रख दे, तो चावल खराब नहीं होंगे। यदि हरा धनिये को कई दिनों तक सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है, आपको सेफ रखना है कि खराब ना हो, तो उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। प्याज लहसुन को खराब होने से बचाने के लिए नमी से बचाकर खुले में रखना चाहिए। आम को जाड़े के लिए सुरक्षित रखने के लिए आम का अचार और आम पापड़ बनाया जाता है। इस तरह इन उपायों से हम चीजों को 1-2 दिन तक खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है। इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है। 30वां पॉइंट है, अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाना चाहिए ताकि शीशी की जो नमी है, शीशे में जो आप जिस जार में इसको रख रहे हैं उसकी जो नमी है वो खत्म हो जाए, क्योंकि यदि शीशे में थोड़ी सी भी नमी रह गई तो अचार खराब हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 31वां पॉइंट है, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रोल में एक अलग किस्म की बीज को देखा। उन्होंने माइक्रोस्कोप से जब उस बीज को देखा तो पाया कि उस बीज में छोटे छोटे हुक लगे हुए हैं। इन हुकों की सहायता से ही बीज कपड़े पर अटक जाते हैं। इन्हीं बीजों से मैस्ट्रोल को वेल्को बनाने का आइडिया सूझा। वेल्को से दोनों सतह जो है चिपक जाती है। वेल्क्रो होता है ना, आपने देखा होगा ना, जो एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो चिपक सा जाता है, वेल्क्रो होता है ना। क्या कहते हैं उसको, कैसे समझोगे आप? जैसे आप भी कोई ज्योमेट्री वगैरह खरीदते होंगे कपड़े वाली, तो उसमें होता है ना वो लकड़ा सा लगा होता है, चिपक जाता है एक के ऊपर एक रखने से। तो ये आइडिया किसको आया था? मैस्ट्रल को आया था। ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। और ये आइडिया उनको बीज को देखने के बाद आया। ठीक है कि नहीं? अब इन्होंने देखा कि भाई वेलक्रो को दोनों सतह जो है चिपक जाती है अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो, और जब इसको हटाओगे तो चर चर की आवाज होने लगती है। इनका इस्तेमाल बस्ते, कपड़े, जूते और पट्टे आदि बनाने में किया जाता है। इन बीजों को घुमक्कड़ बीज कहते हैं। ये किसी के भी साथ चिपक जाते हैं। 32वां पॉइंट है, अल बिरूनी। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था जो भारत में आया था। अल बिरूनी ने इन सभी चीजों के बारे में बहुत कुछ लिखा है जो खास करके उनके देश में नहीं पाई जाती थी और हमारे देश में थी। अल बिरूनी ने भारत में पाए जाने वाले तालाबों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि तालाबों के चारों तरफ जो चबूतरे बने हैं उन्हें बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों के साथ जोड़कर बनाया गया है। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते भी अलग अलग बने हुए थे, मतलब अलग रास्ते से आते थे, अलग रास्ते से जाते थे। इस तरह उन्होंने तालाबों का कुछ वर्णन किया है।
33वां पॉइंट है, आज से 15-20 साल पहले, आज से 15-20 साल पहले तक कुओं में पानी पाया जाता था, लेकिन अब कुएं बिल्कुल सूख गए हैं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, और कारण जो है वो कुछ इस प्रकार है जो आपको नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, पहला कारण बताया गया है कि अधिकतर जगह अब लोग मोटर लगाकर जमीन के नीचे से पानी निकालने लगे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पहले तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब तो तालाब कहीं देखने को ही नहीं मिलते। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि अब हर जगह पेड़ों के आसपास और पार्क वगैरह में जमीन को सीमेंट से पक्का किया जा रहा है, तो भाई जमीन के नीचे पानी नहीं जा पाता, और इसीलिए तालाब वगैरह जो है वो सूख चुके हैं। हम है तो भैया, हम कैसे सब कुछ को रहने देंगे, हम तो नष्ट करेंगे ही। 34 पॉइंट देखिए क्या है, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो पुराने तालाबों की मरम्मत करवाते हैं और नए तालाब बनवाते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में पानी की बहुत ज्यादा तंगी थी, कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता था। दड़की माई उस गांव की पहली महिला थी जिसने तरुण भारत संघ से तालाब बनवाने के लिए पहल की। एक नंबर का क्वेश्चन है ये नाम आपको याद रखना है। दड़की माई कहां से बिलोंग करती थी? राजस्थान से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसका इन चीजों का ही आपको ध्यान रखना है। 35वां पॉइंट है, मलेरिया मादा मच्छर। मलेरिया जो है वो मादा मच्छर, यानी एक तो फीमेल मच्छर है और उसका नाम है एनाफिलिस। क्या नाम था भाई? सॉरी, क्या नाम है, अभी भी जिंदा ही है ना ये? एनाफिलिस। एनाफिलिस मादा मच्छर के काटने से मलेरिया वाला बुखार होता है। इस बुखार की यह पहचान होती है कि इंसान को ठंड लगती है और कंपकपी के साथ बुखार चढ़ता है। इसके अलावा खून की जांच कराने पर खून में मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं। मलेरिया की दवाई सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। यह दवाई बहुत ही कड़वी होती है। यह आपको मलेरिया से रिलेटेड चीज को याद रखना है। 36वां पॉइंट है, यदि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाए। यदि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाए तो अमीनिया रोग हो जाता है। कौन सी बीमारी होती है खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से? उस बीमारी का नाम है अनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी को दूर करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज जो है 12 से 16 के बीच होती है। ठीक है, ये आपको रेंज ध्यान रखनी है। 37 पॉइंट है, मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है। इनसे सावधान रहने के लिए आप निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जो कि इस प्रकार आपको दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, गड्ढे को मिट्टी से भर दें। कहीं भी आपको गड्ढा दिखता है तो मिट्टी से भर दें उसको, ताकि उसमें पानी जमा ना हो, और पानी जमा नहीं होगा तो ये मच्छर उसमें नहीं पनपेंगे। दूसरा पॉइंट है, पानी के बर्तन, टंकी और कूलर को हर हफ्ते सुखाना चाहिए तथा इन्हें साफ सुथरे रखें, नहीं तो मच्छर भाई इसमें पैदा हो जाएंगे और फिर बाद में आपको काटेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि रात को सोते समय मच्छरदानी लगा करके सोएं, ताकि मच्छर अंदर ना आए, या ऑल आउट वगैरह भी आप जला सकते हैं। चौथा पॉइंट है, यदि कहीं भी पानी भरा हुआ हो तो गड्ढे आदि को वहां पर पानी में मिट्टी, जो जैसे कोई गड्ढा है जिसमें पानी वगैरह भर गया है तो वहां पर मिट्टी का तेल डाल दें। इससे क्या होगा ना कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मच्छर मर जाएंगे। 38 जो पॉइंट है वो है, रोनाल्ड रोस। ठीक है, रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट को काटकर उसके अंदर देखा कि उसमें कुछ काला सा है। मतलब उसने भाई काट करके देखा तो उसमें कुछ काला सा दिखा। बाद में पता चला कि काला काला, और जो काला काला था ना वो और कुछ नहीं बल्कि वो छोटे छोटे जीवाणु ही है जो मलेरिया के मरीज के खून में पाए जाते हैं। वही वो डाल देती है भाई, है कि नहीं? उन्होंने यह साबित कर दिया कि मच्छर से ही मलेरिया होता है। उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबल प्राइज भी मिल चुका है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, 39वां पॉइंट है, बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल पहाड़ी इलाके में रहने वाली हैं। ठीक है, बिछेंद्री पाल जो है पहाड़ी इलाके में रहने वाली एक व्यक्ति हैं। उनके गांव का नाम नाकुरी है। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट है भाई, समझ गए? मैं बार बार ये नहीं बोल रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक एज अ स्टोरी की तरह या एज अ वन लाइनर की तरह आप सुन भी लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप एकदम ऐसे नींद में बैठे हैं या सो रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए फिर। पर इस चीज़ के लिए तो भाई आपको जो है खुद से कॉन्शियस रहना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बछेंद्री पाल जो है पहाड़ी इलाके में रहती हैं और इनके गांव का नाम जो है नाकुरी है, जो गढ़वाल में स्थित है। बछेंद्री ने बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया और वहीं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्हें ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने गाइड किया था। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
बछेंद्री ने दूसरी महिलाओं को भी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कहा गया। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम जो है सागरमाथा, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है, और नेपाल में उसको सागरमाथा कहते हैं। बछेंद्री 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, उस पर कदम रख चुकी थी। टाइम देख रहे हैं आप, दिन में 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल में है, उस पर कदम रख चुकी थी, है कि नहीं। वहीं माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट तक रही। बिछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो ये भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप में हो जाता है। 40वां पॉइंट है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए पूरी टीम का एक ग्रुप लीडर होता है। ग्रुप लीडर की कुछ जिम्मेदारियां होती है जिसे उसे निभाना होता है। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या क्या होगी, तो देखिए, पहली जिम्मेदारी है कि वह अपने ग्रुप के दूसरे लोगों का सामान उठाने में भी मदद करेगा। दूसरी जिम्मेदारी है, यदि कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा तो उसके साथ हाथ पकड़कर उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए मदद करेगा। तीसरी जिम्मेदारी है, यदि रास्ते में कोई तकलीफ होती है तो रास्ते में रुकने की जगह उसको ढूंढनी चाहिए। चौथी जो जिम्मेदारी है वो ये है, यदि आपका साथी बीमार पड़ जाता है तो उसकी पूरी तरीके से ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। और ग्रुप लीडर का जो काम है वो ये है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी ये भी देखना है कि सभी के लिए खाना पीना है या नहीं, अगर नहीं है तो इसका इंतजाम भी उसको करना पड़ेगा। तो ये कुछ काम है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं ग्रुप लीडर की। 41वां पॉइंट है जिसको आप देखेंगे फटाफट से, कि गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? हैदराबाद में है। यह किला अंदर से बहुत बड़ा है, इसमें बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे बुर्ज हैं। ये बुर्ज दीवारों से भी ज़्यादा ऊंचे बनाए गए हैं। किले की बाहर वाली दीवार में 87 बुर्ज हैं। ठीक है, गोलकुंडा की किले में कितने बुर्ज हैं? तो 87 बुर्ज हैं। सन 1518 से लेकर के 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया था। सन 1200 में यह किला मिट्टी से बना हुआ था। उस समय वहां दूसरे राजा राज किया करते थे। इस किले में बनी पेंटिंग में बैल बनाए गए हैं, क्योंकि उस समय कुओं में पानी बैल से ही निकाला जाता था, तो उनके ट्रिब्यूट में जो है इसको बनाया गया है। कहाँ की बात हुई थी? ये गोलकुंडा के किले की बात हुई थी, जो कि हैदराबाद में है। 42वां पॉइंट है, आज से हजारों साल पहले लोग कांसे के बने बर्तनों का उपयोग करते थे। कांसा जो है तांबा और टीन को पिघला करके बनाया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्तियां भी बनाई जाती है। तो ये जो पॉइंट आपने यहाँ पर देखे कि कांसा कैसे बनता है और इससे किस किस चीज़ों को बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं आपके सामने। 43वां पॉइंट सुनिए क्या है, कि सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई। वह पहली महिला है जो अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रही। सन 1969 में सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति जो है उसका क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए थे। तो इन नामों को भी आपको ध्यान रखना होगा। 44वां पॉइंट है, कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखाई देती है तो उसे उपग्रह कहते हैं, और जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाती हैं उसको टूटता तारा यानी कि उल्कापिंड कहते हैं। किस लेयर में आकर के टूट जाती है, क्या ये आपको मालूम है? एटमॉस्फेयर के किस लेयर में आकर के जो ये टूटता हुआ तारा आपको दिखाई देता है? अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। 45वां पॉइंट है, सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई तो वहां उन्होंने अजीब ही नजारा देखा जो धरती से बिल्कुल अलग था। वह कुछ इस प्रकार का नज़ारा था। तो देखिए, उनकी बताई हुई चीज़ों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पहला नज़ारा उन्होंने ये देखा कि अंतरिक्ष में मनुष्य एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठ सकता। अंतरिक्ष के अंदर मनुष्य जो है एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठ सकता। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचता है, चलते हुए नहीं बल्कि तैरते हुए। दूसरी जो बात थी वो ये है कि अंतरिक्ष में पानी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। अंतरिक्ष में पानी भी एक जगह नहीं रहता, पानी भी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। हाथ मुंह धोने के लिए इन बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला किया जाता है और हाथ मुंह साफ किए जाते हैं। तीसरी जो अजीब चीज़ थी वो ये है कि खाने के पैकेट भी हवा में उड़ते रहते हैं, फिर उड़ते हुए इन पैकेटों को फाड़ना पड़ता है और तब खाना पड़ता है।
ये कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी गई हैं, और भी हैं, देखिए उनको भी देखते हैं हम। अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए वहां कंघी करने की जरूरत नहीं होती। आपको बाल खड़े करने के शौक है तो आप जा सकते हैं अंतरिक्ष में, है कि नहीं। और अंतिम जो अजीब चीज है वो ये है कि यदि हमें एक जगह टिक कर काम करना है तो हम अपने आप को बेल्ट से बांध कर रखेंगे, बांध कर रखना पड़ता है, कागज को भी दीवार के साथ चिपकाना पड़ता है, तब काम किया जाता है। तो ये कुछ अजीबोगरीब चीजें थी। 46वां पॉइंट है, पृथ्वी के ऊपर नीचे। पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, यानी पृथ्वी के ना ही ऊपर कुछ है ना ही नीचे कुछ है। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे होते हैं। भारत और अर्जेंटीना के लोग एकदम कहते हैं ना, जैसे कि भारत यहाँ है अर्जेंटीना यहाँ है, तो एक दूसरे से उल्टे मिलेंगे आपको। जैसे इनका सर वगैरह यहाँ है तो उसका सर इधर और पैर इधर, ऐसे होगा, उल्टे होते हैं, ठीक है। 47वां पॉइंट है, लेह दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यह सूखा ठंडा मैदान है और यहाँ हर तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर स्वागत करने को, जो आप अगर वहां जाएंगे तो वहां पर जब आपका स्वागत किया जाएगा तो उसको जूले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूले, ठीक है। कहां पर कहा जाता है? लेह लद्दाख में। 48वां पॉइंट है, चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला सुनसान, पथरीला और मैदानी इलाका है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जाति को चांपंगा चांगपा कहते हैं, सॉरी, ठीक है, क्या कहते हैं? चांगपा कहते हैं। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला सुनसान, पथरीला और मैदानी इलाका है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जाति को चांगपा कहते हैं। चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस परिवार के पास जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होती हैं उस परिवार का स्तर, लेवल जो है वो उतना ही ऊंचा पाया जाता है। ये खास तरह की बकरियां रखते हैं जिनके बालों से दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनती है, ठीक है। दुनिया की सबसे मशहूर ऊन का क्या नाम है? पश्मीना, ठीक है। इन बकरियों के बाल ठंडी और ऊंची जगह पर ही ज्यादा और नरम होते हैं। मतलब इन बकरियों को जब आप ऊंचाई पर लेके जाएंगे ना, तभी इनके बाल ज्यादा होंगे और नरम होंगे, अदरवाइज इनके बाल ज्यादा नहीं उगते। इसलिए ये लोग इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। इन्हें अपनी जरूरत का सामान भी इन्हीं भेड़ बकरियों से मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट इत्यादि जो है वो इन्हीं से प्राप्त कर लेते हैं। चंगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है एक जगह से एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। यानी कि जो है चंगपा का मतलब, चंगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है एक जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। 49 जो पॉइंट है वो है, पश्मीना दुनिया की सबसे मशहूर जो है शॉल है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी पाई जाती है। यह बिल्कुल भी मोटी नहीं होती, फिर भी इतनी गर्म होती है। पश्मीना 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाली पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनता है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम हो जाता है, लगभग -40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल होते हैं जो इन्हें सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में ये बाल झड़ जाते हैं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि इन बकरियों के 6 बालों की मोटाई हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। इसलिए पश्मीना शालों को मशीन द्वारा नहीं बुना जाता, इनकी बुनाई हाथों से की जाती है। एक साधारण पश्मीना शॉल को तैयार करने में एक बुनकर द्वारा 250 घंटे लगते हैं। यहाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलती है। चांगपा का हर परिवार अपने जानवरों के झुंड का एक खास निशान बनाता है जिससे उनकी पहचान की जा सके। चांगपा की औरतें और जवान लड़कियां हर रोज सुबह अपने झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने के लिए लेके जाती हैं। 51वां पॉइंट है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया और भुज की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 52वां पॉइंट है, हमारी सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें बनती है। इसी नमी की वजह से शीशा जो है धुंधला आपको नजर आता होगा, आपने ऐसा किया भी होगा। 53वां पॉइंट है, यह बात 1940 की है। उस समय गुजरात में जब नई फसल तैयार होती थी लोग मिलकर त्योहार मनाते थे। ये लोग सब्जी को पकाने के लिए खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भर देते थे और उसे सील बंद करके मटके को
कोयले के अंगारों पर उल्टा रख देते थे। इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियो कहा जाता है। इस पकी हुई सब्जी को क्या बोला जाता है? ऊंधियो। ठीक है, आप तारक मेहता देखते होंगे तो उसके अंदर ऊंधियो बनती है, ऊंधियो पार्टी होती है ना, तो ये उसी की बात हो रही है। गुजराती में ऊंधियो का मतलब होता है उल्टा। ठीक है। 54वां पॉइंट है सूर्यमणि। सूर्यमणि एक चमकीला सितारा है, गर्ल स्टार है ये। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल डाली। सूर्यमणि को जंगल में बहुत सूर्यमणि को जंगल से बहुत प्यार था। वह इन जंगलों में घूमते समय बच्चों को जंगलों के पौधों की जानकारी कराया करती थी कि जंगल में किस प्रकार के पौधे होते हैं, इसकी वो जानकारी दिया करती थी। वह विशनपुर गांव के स्कूल में स्कॉलरशिप वजीफा प्राप्त करने वाली उस गांव की पहली लड़की थी। कौन थी? सूर्यमणि। ठीक है। कॉलेज में सूर्यमणि की जान पहचान एक पत्रकार से हुई जिसका नाम था बासवी दीदी। सूर्यमणि ने उनके साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करना शुरू कर दिया। सूर्यमणि ने 21 साल की उम्र में ही बासवी दीदी और अन्य कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोल दिया। उसने उस केंद्र का नाम तोरांग रखा। ठीक है। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। 55वां पॉइंट है आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए जंगल अधिकार कानून 2007 बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत यह कहा गया कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते आ रहे हैं उनका वहां के जंगलों और उन जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर पूरा हक बनता है। उन लोगों को जंगल से दूर ना किया जाए, जंगल को बचाने का भी काम उन्हीं की ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है। 56वां पॉइंट है मिजोरम में मुख्य फसल जो है वो चावल की है। जब यह फसल पक जाती है तो गांव में एक बड़ा त्योहार जो है मनाया जाता है। सभी लोग साथ में मिलकर खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं और खूब मजे भी करते हैं। यहाँ के लोग जो नाच करते हैं उसको चेराओ कहते हैं। इस नाच में दो दो लोगों की जोड़ी बनती है। ये जोड़ियां जमीन पर आमने सामने बैठती है और इनके हाथ में बांस की डंडी होती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है। डंडियों के बीच में लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से ही जुड़े हुए आपको मिलेंगे। 57वां पॉइंट है सांप जिस व्यक्ति को काटता है उसके दो खोखले जहर। सांप जो है जिस व्यक्ति को काटता है उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर पहुंच जाता है जो उसकी आगे की तरफ होता है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे जहर से बचाने वाली दवाई सीरम देनी चाहिए। ठीक है। यह सीरम सांप के जहर से ही बना होता है। एंटी वेनम कहते हैं इसको। अगर आपको कभी सांप काट ले तो भाई झाड़ फूक वगैरह मत करवाइएगा, आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइएगा और वहाँ पर एंटी वेनम इंजेक्शन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचता है अगर सांप ने आपको काट लिया तो। ठीक है। 58वां पॉइंट है सन 1930 में जब अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक पर रोक लगा दी थी, आम लोगों के लिए नमक पर रोक लगा दी थी, तब गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी के लिए समुद्र यात्रा की, है ना। और इस समुद्री तट पर जो नमक बिखरा हुआ था इसको उठा करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है। इसी को दांडी मार्च यात्रा भी कहते हैं। 59वां पॉइंट है समुद्र से नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। जब तेज धूप होती है तो सारा पानी सूख जाता है और नमक के ढेर बन जाते हैं। ये बड़े ही सफेद दिखते हैं। ठीक है। 60वां पॉइंट है अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। यह बिहार जिले के बोचाहा गांव में रहने वाली है, वहां की रहने वाली हैं। ये बहुत गरीब परिवार से थी लेकिन फिर भी इन्होंने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। इन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाए, फिर इन्होंने मधुमक्खी पालने का काम सीखा और अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करी इसी काम को करके। आगे चलकर ये अनीता होलसेलर बनना चाहती थी जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिला सके। भाई गरीब व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, अमीर क्या करेंगे भाई, उनको तो अय्याशियों से फुर्सत ही नहीं होता। 61वां पॉइंट है रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाता है वो निम्न है: निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। सबसे पहले निस्पंदन, फिर निस्तारण, फिर वाष्पन, फिर अवसादन। रेत और नमक के मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तले में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को रेत और नमक सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। फिर इस मिश्रण को फिल्टर कर लेते हैं जिससे रेत के छोटे छोटे कण भी अलग हो जाते हैं। इस प्राप्त मिश्रण में केवल नमक और जल ही बच जाता है। फिर नमक और जल को अलग करने के लिए आप इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन की क्रिया को कर सकते हैं। 62वां पॉइंट है वर्ली महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है। वर्ली जो है एक पारंपरिक कला है। क्या नाम है उसका? वर्ली। ठीक है।
मछली घर, एक्वेरियम जिसको कहते हैं, मछली घर में हवा वाला पंप इसलिए लगाया जाता है ताकि मछलियों को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल सके, अधिक से अधिक ऑक्सीजन पानी में घुल सके और मछली लंबे समय तक जीवित रह सके। 64वां पॉइंट है, दांतों को क्षय से बचाने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। अगर आपको दांत को सुरक्षित रखने हैं, मजबूत रखने हैं और साफ रखने हैं तो आपको एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ कम से कम लेना चाहिए और खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना चाहिए। इससे दांतों में फंसे अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और आपके दांत में कीड़े वगैरह नहीं लगते। 65वां पॉइंट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। 66वां पॉइंट है, क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं होता जबकि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है और दोनों में यही अंतर है ना। क्वथांक और वाष्पीकरण में केवल एक ही डिफरेंस है कि क्वथांक जो है वो, जैसे पानी का क्वथांक निकालना है आपको तो भाई 100 डिग्री पर लेके जाएंगे तब होगा, ठीक है। लेकिन वाष्पीकरण एक ऐसी चीज है जो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है और यही एक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। 67वां पॉइंट है, चांद की सतह पर निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता जो है वो ये है कि चांद की सतह बहुत कम समतल होती है, यहाँ ज्यादातर गहरे गहरे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसकी सतह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी पाए जाते हैं। तीसरी जो खासियत है वो ये है कि चंद्रमा पर गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 होता है, यानी कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स का 1/6 होता है। और परंतु यहाँ पर पानी नहीं मिलता, यानी चंद्रमा पर पानी नहीं है। और जो इस वीडियो का, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है वो ये है आपके सामने कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से कम पाया जाता है, इसलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, नमकीन पानी में तैरता रहता है। नमकीन पानी का जो डेंसिटी होती है वो साधारण यानी नॉर्मल पानी की डेंसिटी से कम होता है, इसलिए नींबू जो है साधारण पानी में तो डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी पर वो तैरता रहता है। तो ये जो 68 पॉइंट्स थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आपको जो चीज़ें मिली हैं वो डेफिनेटली अच्छी मिली हैं। तो इनको देखिएगा ज़रूर, वीडियो को दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस तो आपके पास ही है, आपके लिए ही है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर ताकि समझ में आए। और आज जो है इस वीडियो को करने के बाद हमने ईवीएस वाला टॉपिक हमारा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आपको उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, लाइक शेयर करिएगा वीडियो को। बाकी हम तो वीडियोज़ में आपसे मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम आपसे मिलेंगे। बाकी आप तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।